हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग टर्म्स। ठीक है, बैंक में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, स्विफ्ट कोड। ठीक है, इसके अलावा आईएफएससी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये सारी टर्म्स में कवर होंगी। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को भी हमारे गो थ्रू किया होगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखिए रेपो रेट। रेपो का मतलब है रीपरचेज। ठीक है, तो रीपरचेज जो है ये किस चीज की रीपरचेज है? ये जो है, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, तो ये क्या है कि बैंक से, बैंक जो है, जो भी कमर्शियलाइज्ड बैंक है वो आरबीआई से कुछ लोन लेते हैं और लोन लेने के लिए जो इसकी लिमिट, इसमें जो डेज है 1 से लेके 90 डेज तक का ये लोन लिया जाता है। ठीक है, और इसके लिए एक कोलेटरल रखा जाता है। कोलेटरल या मॉर्टगेज जो है रखी जाती है, ये सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, ये रखी जाती है और इसके लिए आरबीआई उनसे कुछ परसेंटेज में उनके इंटरेस्ट लेता है। तो क्या परसेंटेज है? अभी अगर करंट की बात करें तो 6% है और ये जो करंट रेपो रेट है ये किस पे? ये सभी बैंक्स पे अप्लाई होगा जितने भी कमर्शियलाइज्ड बैंक है। ठीक है, एक और इसमें आता है बैंक रेट, उसके बारे में भी इसमें डिस्कशन होगा। बट बैंक रेट में कोई भी कोलेटरल नहीं रखा जाता। इसी तरह से उसमें रहता है कि बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसमें क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। इसमें क्या है, ये शॉर्ट टर्म लोन है, ज्यादा कोई समय नहीं है, 1 से लेके 90 दिन। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, बैंक जो है अपना एक्स्ट्रा जितना भी उनके पास पैसा रहता है, एक्स्ट्रा सरप्लस मनी जो रहती है, उसको वो डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई के पास। और आरबीआई क्या करता है, उसके लिए कुछ इंटरेस्ट भी उन बैंक्स को देता है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है ये ऑब्वियसली क्या होगा, रेपो रेट से कम होता है और ये कितना है, ये 3.35%। ये करंट रेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर बात करें इसमें कि इसको रेज करने से या इसको कम करने से कोई फर्क पड़ता है? यस, फर्क पड़ता है। देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अगर रेज कर दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो भी अगर रेज कर दिया जाए रेपो रेट तो ऑब्वियसली जो है, जो बैंक्स भी अपना रेट जो बढ़ा देंगे, उसमें लेंडिंग का जो रेट होगा, जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट होगा, जो भी लोन्स का रेट होगा बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, बोरोइंग कम होगी। बोरोइंग कम होने की वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी। और मनी सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक टूल है। ठीक है, आरबीआई के कुछ टूल्स हैं जिनमें से ये भी टूल है जिसके थ्रू जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशो। एक ये रिजर्व रेशो है जो कि किस चीज के लिए, ये है जो भी बैंक्स है, बैंक्स को अपना मेंटेन करना पड़ता है, जो भी कैश उनके पास है। ठीक है, उसके कुछ परसेंटेज उनको मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपने किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास, और ये हर 15 दिन में जो है उसको मेंटेन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। ठीक है, और इसकी अभी अगर हम परसेंटेज की बात करें, जितना मान लो अगर 1000 करोड़ है तो उसका जो है 4% जो है वो आरबीआई के पास रहेगा एज सीआरआर या कैश रिजर्व रेशो के तौर पे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और रेशो है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, देखिए क्या करना पड़ता है, बैंक्स को अपने जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका 18% उसको अपने पास ही उसको रखना पड़ता है। मतलब उस मनी को, उस अमाउंट को जो है बैंक किसी को लेंड नहीं कर सकता, किसी को भी दे नहीं सकता। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या आएगा। ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है ये 18% किसकी फॉर्म में रहेगा, ये गोल्ड की फॉर्म में रहेगा, कैश की फॉर्म में रहेगा, बॉन्ड्स की फॉर्म में रहेगा, सिक्योरिटीज की फॉर्म में रहेगा। और ये किसके पास रहेगा, ये बैंक के पास खुद ही रहेगा। आपको क्या करना है, आपको याद रखना कि ये जो परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ इसको ये किस क्वेश्चन में किसी भी तरह की फॉर्म में आ सकता है कि अभी करंट जो है एसएलआर कितना है, सीआरआर कितना है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ देयर चेंजेस। ठीक है, अगर इनको चेंज कर दे तो क्या रहा है इम्पैक्ट, कि रिडक्शन ऑफ सीआरआर कैन रिलीज मोर लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। देखिए सीआरआर को अगर कम कर दें, 4% से कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, बैंक्स को ज्यादा वहां पे 4% से मतलब अगर 3% आ जाए, 2% आ जाए
तो जो बाकी जो बचा हुआ पैसा वो उसको जो है बैंकिंग सिस्टम में लगाया जा सकता है। सिमिलरली SLR को भी अगर कम कर दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, तो उसके वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी जो लेंडिंग होगी और जो बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा जो सर्कुलेट होगा उसमें भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है मिनिमम रिजर्व रेशो। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या? देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम की, दैट इज MRS, तो ये क्या है, RBI इशू करता है करेंसी नोट्स। ठीक है, अंडर अ सिस्टम कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। under this system RBI is required to maintain a minimum reserve of 200 crore with 115 crore of the reserve held in the form of gold coins or bullions and remaining 85 crore in foreign currencies। मतलब ये क्या है, RBI को इसको मेंटेन करना पड़ेगा। 200 करोड़ है जिसमें कि क्या आएगा, 115 करोड़ आपका किस किस में आएगा, गोल्ड कॉइन्स, बुलियंस हो गए, एंड सेकंड जो है इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 85 करोड़, वो किस में आएगा, वो फॉरेक्स में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए। ठीक है, ये RBI को मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, अपने पास रखना ही पड़ेगा। सेकंड रहता है इसमें, देखिए पहले की अगर बात करें 1956 से पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था। उस टाइम का ये अलग सिस्टम था जिसमें कि इसमें भी क्या था कि RBI को मेंटेन करके रखना पड़ता था अपना जो भी इसमें अमाउंट था। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये MSF रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट is an interest rate at which commercial bank can borrow funds from Reserve Bank of India in emergency situation। और ये किस चीज के लिए होता है, ये होता है आपका ओवरनाइट। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कोलेटरल इसमें रखा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्योंकि आपको पता है कि RBI जो है RBI से ही परचेज करते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और उसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही कोलेटरल के तौर पर रखा जाता है। एक फैसिलिटी दी जाती है बाय RBI टू कमर्शियलाइज बैंक कि अपना जो है वो मेंटेन करके रखें, जिनको अगर रिक्वायरमेंट है अगर मनी की तो वो अपना जो है इसमें RBI से लोन ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इट इज एसेंशियली अ सेफ्टी नेट फॉर बैंक्स टू एसेस ओवरनाइट लिक्विडिटी। ठीक है, अगर उनको रातों रात अगर जरूरत पड़ जाए पैसों की तो उसके लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, एंड इट्स यूजुअली हायर देन द रेपो रेट। ऑब्वियसली क्या होगा, एकदम से किसी को फंडिंग की जरूरत पड़ जाए, एकदम से किसी को फाइनेंस की जरूरत पड़ जाए तो ऑब्वियसली उसमें जो रेट ज्यादा लगता है। तो ये MSF जो फैसिलिटी है वो RBI प्रोवाइड करता है फॉर द बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट रहता है इसमें बैंक रेट। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था बैंक रेट एंड रेपो रेट, ये दोनों डिफरेंट है। बैंक रेट की अगर बात करें तो इसमें कोई भी ऐसे सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, होता तो उसी तरह से है बट इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। और इसमें RBI से जो बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेते हैं, ठीक है, मंथ से लेके ईयर्स तक। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए जो लोन लिया जाता है बाय द बैंक्स फ्रॉम RBI। अगर इसकी बात करें तो करंट जो है इसका बैंक रेट की बात करें तो 6.5 या 6.50% है। ठीक है, बाय द बैंक, इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है IMPS का मीनिंग है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का मतलब क्या है कि इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो ये क्या है, ये आपका जब आप जो है पेमेंट करते हैं, जैसे हम UPI के यूज करते हैं उसी तरह से ये फैसिलिटी है। ये 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, तो जब मोबाइल फोन्स इसका यूज कर सकते हैं और इसमें कोई भी ऐसे बैचेस की फॉर्म में जो है आपका फंड ट्रांसफर नहीं होगा, इसको आप एक ही बार में उसी टाइम पे रियल टाइम पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको IMPS की एक सर्विस होगी बैंक्स की, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद क्या आएगा, आपको मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, एंड मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपको दिए जाएंगे, MPIN दिए जाएगा और MMID दिया जाएगा और उसके थ्रू क्या है आप जो फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इसमें एक लिमिट है कि आप 1 रुपए से 2 लाख तक ही इसमें फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके ऊपर आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास
दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट जिसको बोलते हैं। अब इसमें एक लिमिट है, लिमिट ये है कि ये बैच प्रोसेस करता है, बैचेस की फॉर्म में जो है सेंड करता है मनी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही आपको क्या करना पड़ेगा, नेफ्ट में जो है इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक की फैसिलिटी में जो भी इसमें ट्रांसफर फैसिलिटीज है उसमें आपको जाना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल में जाना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप इसमें ट्रांसफर करोगे। बट ये कुछ टाइम लिमिट के कि मतलब कुछ घंटों के सेगमेंट में जो है आपका बैचेस की फॉर्म में जो मनी ट्रांसफर होगी। बट इसमें अगर देखिए, इसमें मिनिमम जो है अमाउंट वो आप ₹1 सेंड कर सकते हैं और अपर लिमिट की इसमें कोई बात नहीं की गई है। जैसे कि IMPS में अपर लिमिट थी, इसमें ₹1 से 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख जो आप सेंड कर सकते थे। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, देखो रियल टाइम बोला मतलब उसी टाइम पे, ठीक है। IMPS, NEFT एंड RTGS ये तीनों का आपको ध्यान रखना है कि एक में क्या है, IMPS में लिमिट है 2 लाख तक की, इसमें नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर RTGS की बात करें तो इसमें लिमिट है, लिमिट ये लोअर लिमिट दैट इज 2 लाख से अबव होना चाहिए। आप जो भी मनी ट्रांसफर कर रहे हैं वो 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। और ये क्या है, ये उसी टाइम पे जो है फंड को ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने RTGS में जो भी आपने अमाउंट डाला, ठीक है, आपने जो है उस पे ट्रांसफर पे क्लिक किया तो उसी टाइम पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये RTGS एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज स्विफ्ट। अब आपने जब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जब शुरू हुआ तो उसी टाइम पे जो है बहुत सारी कंट्री ने सैंक्शन लगाना शुरू किया था, तो उस टाइम पे आपने स्विफ्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट एक मैसेजिंग सर्विस है। ये कोई जैसे हमारा IMPS है या RTGS है, NEFT है, ये UPI है, इस तरह से कोई भी पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बट एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा जिसमें कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी बैंक है, इंटरनेशनल, देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये टेलीकम्युनिकेशन है, मतलब एक मैसेजिंग फैसिलिटी है, ठीक है, ग्लोबल मैसेजिंग फैसिलिटी है, जिसमें कि क्या करेगा, जैसे मान लीजिए एक कोई बैंक है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में कोई बैंक है और यूके में कोई बैंक है, तो इंडिया से यूके में कोई भी फंड को ट्रांसफर करना है और फंड को ट्रांसफर करना है तो उसमें क्या किया जाएगा, पहले एक मैसेज जो है जनरेट किया जाएगा इस बैंक से A बैंक से B बैंक की तरफ, और उसमें फंड ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। अब जब ये रिसीव हो जाएगा उसके बाद क्या आ गया, इस तरफ से कोई भी जो इसमें अप्रूवल का जो है इसमें मैसेज आएगा और उसके बाद जो है ये फर्स्ट बैंक जो है सेकंड बैंक को ट्रांसफर कर देगा अमाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, ये ग्लोबल जो है मैसेजिंग फैसिलिटी है, इसमें बताया क्या गया है, देखिए क्या करता है, ये सिर्फ मैसेज करता है रेदर देन ट्रांसमिट पेमेंट, ठीक है, ये पेमेंट की इंस्ट्रक्शन को भेजेगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया जाता है, एक इसमें कोड होता है दैट इज 8 और 11 कैरेक्टर कोड, जिसमें कि हर एक बैंक को ये दिया जाता है, जिससे कि फॉरेन में अगर ट्रांसफर करना हो, ठीक है। बैंक आइडेंटिफायर कोड इसको बोलते हैं, BIC इसको कहा जाता है। 8 से 11 जो है कैरेक्टर्स का रहता है, इसमें नंबर्स भी रहते हैं और आपके लेटर्स भी रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट, ये कोड को हम बाद में डिस्कस करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, 1973 में 239 बैंक्स के द्वारा, वर्ल्ड के 239 बैंक्स के द्वारा इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था फ्रॉम 15 कंट्रीज, ठीक है। और इंडिया भी जो है इसका जो है पार्ट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ला हेल, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको जो है ओवरसी कौन कौन करता है, इसको जो है देखभाल इसकी कौन कौन करता है, तो एक तो सेंट्रल बैंक्स ऑफ G10 कंट्रीज, G10 जो भी ग्लोबली जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनके जो सेंट्रल बैंक्स है, जैसे हमारा RBI है, उसी तरह से G10 कंट्रीज के जो बैंक्स है उसको ओवरसी करते हैं। और उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, तो ये सारे जो है इसमें मिलकर इसको ओवरसी करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। और आगे बात चलती है इसमें कि स्विफ्ट कोड क्या है, तो स्विफ्ट कोड के बारे में मैंने आपको बताया कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, जो कि क्या करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो भी फंड ट्रांसफर होगा तो उस टाइम पे उसका एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि एक पर्सन का एक नाम, इस तरह से, जिसकी जैसे मान लो मैं A पर्सन हूँ, आप B पर्सन हो, तो मुझसे आपकी तरफ जो फंड ट्रांसफर होगा तो उसके लिए मेरी आइडेंटिटी आपके पास जाएगी और जो इंस्ट्रक्शन होगी वो सारी जाएगी।
तो उसमें जो ये सारी चीजें हैं, अब देखो 8 से 11 करेक्टर का ये कोड है। क्या है, अब देखिए एग्जांपल के लिए SDFC INBBCGH, अब ये बताएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये SDFC चंडीगढ़ ब्रांच का ये कोड है, ठीक है, मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। और ये 4 करेक्टर क्या बताते हैं, ये बताते हैं इंस्टीट्यूशन नेम, दैट इज SDFC, ये क्या बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशन नेम, ठीक है। सेकंड देखिए, 5th एंड 6th जो है ये कंट्री को बता रहे हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है तो इसमें IN आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है 7th एंड 8th, ये बताते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ पे, SDFC का हेड ऑफिस है इसमें BB जो दिया गया, ये 7th और 8th है बॉम्बे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 9th 10th 11th ये क्या बताएंगे, ये सिटी का नाम बताएंगे, जैसे कि अभी चंडीगढ़ का है तो उसमें CGH, ये 3 इसमें बताएंगे, ठीक है। तो अब आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो है फैसिलिटी इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। और इसमें अभी की अगर बात करें तो 11,000 मेंबर बैंक्स हैं, ठीक है, और 200 कंट्रीज से इसमें जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, ठीक है। इस स्विफ्ट सिस्टम है G10 कंट्रीज का, क्योंकि इसमें जिक्र आया तो हमें पता होना चाहिए G10 कंट्रीज में कौन कौन है, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज है G10 में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। इसमें 11 कंट्रीज एक्चुअली, ठीक है, 11 कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का इसमें इंक्लूजन है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा IFSC जो है, जैसे अब जब भी किसी को ट्रांसफर करना हो फंड तो आप जो इसकी जब बैंक डिटेल डालते हैं तो हमें IFSC कोड की भी जरूरत पड़ती है। तो IFSC कोड क्या है, अब देखिए ये जो कोड है यह इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कोड, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 11 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर, देखो प्रीवियस शायद मैंने गलती से इसको बोल दिया होगा कि इसमें नंबर भी इंक्लूडेड है, बट उसमें क्या है, उसमें सिर्फ आपके लेटर्स इंक्लूडेड होते हैं, इसमें आपके नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी हैं, 2 चीजें इसमें। अब देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है, लाइक नेफ्ट, RTGS, NEFT। जब आप किसी का जो बेनिफिशियरी का जब आप इसमें अकाउंट नंबर डालोगे तो उसके साथ में IFSC भी इसमें डलेगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए SBIN 001068। अब ये एक जो है कोड इसमें दिया गया, एक एग्जांपल, ठीक है। क्या बताया गया, फर्स्ट 4 कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, SBIN, ठीक है, SBI, ओके। फिर उसके बाद क्या है, 5th कैरेक्टर जो है इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो क्यों है, क्योंकि इसको रिजर्व रखा गया है फॉर फ्यूचर यूज। मान लीजिए 6 नंबर का या 6 डिजिट्स का ये कोड बन जाए तो उसके लिए यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है लास्ट 6 जो कैरेक्टर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच को। एक एग्जांपल और आप सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई सिटी है तो उसमें जो है, या कोई आप लोकेलिटी मान लीजिए, एक जगह पे SBI की एक ब्रांच ये है, ठीक है, और ये जो है SBI यहाँ पे पटियाला, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पहले, क्योंकि मर्जर हुआ है इनका तो मर्जर के बाद SBI ही बन चुका है। अब ऐसी अगर एक सिचुएशन लेके चले कि ये जो है 2 इसमें थी, बट मर्जर होने के बाद क्या होगा, ये भी SBI बन जाएगा, ये SBP ना होके SBI बन जाएगा, और ये भी जो है SBI है। अब दोनों SBI है तो ऐसा नहीं होगा कि इनका जो है आपको सेम कोड मिलेगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, बट अगर ये मर्ज होके एक बन जाता तो एक कोड बन जाएगा इनका, ठीक है। तो इस तरह इसका आपने ध्यान रखना है कि IFSC कोड जो होगा अलग अलग ब्रांच का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स, आई होप आपको उनका जो है अच्छे से गो थ्रू हो चुका होगा, आई होप आपको समझ आ चुकी होंगी। एंड दैट इज ऑल इन दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।